हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स का हमने पहला लेक्चर कवर किया हुआ था। उसमें हमने रेट लॉ को पढ़ा था और केमिकल काइनेटिक्स चूँकि इनिशियली हमने उसकी जो बेसिक्स थे उसको हमने कवर किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट को, वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक को कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है उसको डिराइव भी करेंगे साथ, और इसकी यूनिट को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेट लॉ एंड हेडिंग डालते हैं रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक। इसी को हमें स्टडी करना है। इससे पहले हम लोगों ने जो प्राइमरीली जो हमने कवर किया हुआ था, बेसिक्स कवर किया था, उसमें हमने ये जाना था कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन क्या होती है, डिपेंड्स होती है। सपोज दैट जैसे अभी आप समझें, अगर मान लीजिए हमने कोई रिएक्टेंट ए लिया है और प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो वो किस पर होती है? इसी पे डिपेंड्स होती है। किस पर? आपके रिएक्टेंट पर ही डिपेंड होती है। या कुछ और भी हमने रिएक्टेंट ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, जितना भी आप लेना चाहें सो ऑन ले सकते हैं आप। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट भी इसी तरीके से बनेंगे, उसी रेशियो में। जिस रेशियो में आपका रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, उसी कंसंट्रेशन उसी रेशियो में आपकी बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। इवन आप अगर आप देखें तो एक चीज़ हमें जब हम लोग पढ़ रहे थे मास कंजर्वेशन का रूल पढ़ रहे थे, जैसे आप सपोज दैट आपने देखा होगा कोई ऐसे हमने रिएक्शन वो लिया और इसमें हमने कोई ए मिला, ए रखा है हमने, कोई रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी को हमने क्या किया, इसमें मिला दिया। और मिलाने के बाद देखते पहले इसको वेट किया गया। वेट में मान लीजिए आपका 80 ग्राम आ रहा है। इसके बाद जब रिएक्शन कराया, भी रिएक्शन हमने नहीं कराया था, और जब रिएक्शन कराया तो भी क्या है, अलग अलग उसके रेट्स आ रहे हैं, यानी उसके अलग 80 यहाँ भी आ रहा है। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तब भी 80 आ रहा है। यानी इसको हमने क्या देखा कि जो भी आप ना तो मास को डिके कर सकते हैं, ना तो आप बना सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने ये तो हमने कवर कर लिया था, पर हमने एक चीज़ देखा था, औसत रेट को हमने पढ़ा था, औसत यानी औसत वेग को पढ़ा था। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्चुअली जो वैल्यू आनी चाहिए थी इवेंट टाइम पर, यानी जो स्पेसिफिक टाइम पे वैल्यू आनी चाहिए थी, वो वैल्यू हम कवर नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर तात्क्षणिक या फिर इंस्टेंटेनियस हमने वेलोसिटी को कवर किया हुआ था कि वो स्पेसिफिक टाइम पर हम वहाँ उसकी रिएक्शंस की रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेग व्यंजक को करना है और फिर वेग स्थिरांक के बीच को करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हमने लिखा है, एक रिएक्शन लिखा है ए बी, ये दो रिएक्टेंट हैं, सी और डी क्या है आपका प्रोडक्ट है। मान लीजिए इसके क्या रस समीकरण मिति गुणांक कैपिटल स्मॉल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है। अब एक चीज़ तो इन्होंने कहा, ये कहा कि ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है, आपने तात्क्षणिक वेग में देखा था कि वहाँ पर क्या करते थे, रस समीकरण मिति गुणांक से हमने भाग दे दिया था। पर ये क्या हो रहा है कि ये घातों में चला जाता है। चूँकि रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पर डिपेंड होती है। और अगर ये रिएक्टेंट पर डिपेंड होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की जो पावर है, रस समीकरण मिति गुणांक है, इसको ए भी लिख सकते हैं, बी कंसंट्रेशन की पावर बी भी लिख सकते हैं। अब ये देखा गया कि इसको एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। क्या मतलब है इसका? या तो आप देखेंगे x और y ए बी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसके? इनके बराबर, स्मॉल ए स्मॉल बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कोई सेना, किसी देश की सेना हो,
200 लोग हों या 100 लोग हों, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 पीपल्स है, आर्मी की है, और उसके बाद इसमें क्या होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फ़ाइट करते हैं। फ़ाइट करने के बाद जो होते हैं वो कुछ वीर गति को प्राप्त होते हैं, कुछ विजयी होते हैं, शहीद होते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डर जाते हैं, भाग जाते हैं, लड़ाई नहीं कर पाते हैं। हैं तो काउंटेड हैं 100 लोग, पर काम के कितने हैं ये नहीं पता है। काम के वही होते हैं जो रिज़ल्ट देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो आपकी जो घातांक लिखा हुआ है, जो पावर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि ये इसके बराबर हो जाए। अब जो ये चीज़ें होती हैं इसको हम n के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? n के फॉर्म में। यानी आपके रिएक्टेंट कितना ज़्यादा क्वालिटेटिव है, यानी कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा इसमें कोलिजन होगा, टक्कर होगी, टक्कर के उपरांत फिर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सो ऑन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रफ करके हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका है ये ए की पावर कंसंट्रेशन, ए की पावर ए कंसंट्रेशन, बी की पावर बी। या तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन बी की पावर वाई, जहाँ पर एक्स तथा वाई ए बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। दोनों चीज़ें हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि इसमें हमने क्या किया, ये आपका रिएक्टेंट है, चूँकि आपके रिएक्शन की रेट इसी पे डिपेंड करती है, तो इसको आप लिख सकते हैं वेग इक्वल टू, यानी रेट इक्वल टू, जो आपका रेट है इसको आर इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है। या तो फिर आप इसको ऐसे लिखें, इस टाइप में लिखें आर को, या फिर आप, चूँकि ये आर के बराबर हो सकता है, रिएक्टेंट है, हमने डायरेक्टली आर लिख दिया है, यहाँ पर पी लिख दिया है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। और अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी रिएक्शंस को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी आपका अभिकारक है, सी एंड डी आपका उत्पाद है, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका क्या है? उत्पाद है। और ए स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जो होता है, ये स्टोकियोमेट्रिक गुणांक होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जिसको हम कहते हैं रस समीकरणमिति गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आर से लेकर कहाँ तक जाता है? पी तक जाता है। जब ये आर से पी तक जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वेग इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी, जिसको हम रेट कहते हैं। रेट प्रोपोर्शनल क्या होता है? किसके? रिएक्टेंट के होता है। किसके? इसी के बराबर, यानी इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर हटाएंगे, वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा? के लगाएंगे, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर क्या है? आर। और चूँकि क्या होता है? आर, चूँकि आपने क्या लिखा है? एक्स लिखा है, तो एक्स प्लस वाई, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम एन लिख सकते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ स्टोकियोमेट्रिक गुणांक, यानी कितने लोग हैं? एक्स और वाई, दो लोग हैं, तो इनको या एक्स वाई जेड भी हो सकता है, जितने भी लोग होंगे वहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं। एन जो होता है वो नंबर ऑफ, यानी 0 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आर की पावर एन लिख सकते हैं, जिसमें इसको हम कहते हैं एन इक्वल टू क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होता है। क्या कहते हैं इसको? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग इक्वल टू के कंसंट्रेशन आर की पावर एन। ये हमारा समीकरण हुआ। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज़ हमने देखा है यहाँ पर, अगर ऐसे देखें तो क्या लिख सकते हैं? दूसरी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? वेग इक्वल टू, आर को हमने क्या लिखा है? आर को हमने लिखा है ये ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन बी की पावर वाई, ये हम लिख सकते हैं। या प्रोपोर्शनल यहाँ पहले करें, यहाँ प्रोपोर्शनल लिख दें, तो वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा? के कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन बी की पावर
वाई। अब ये जो है आपका क्या है, ये टोटल जो आपका है वेग व्यंजक है। क्या है? वेग व्यंजक है। और ये जो आपका है ये है आपका वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक है। तो हमने क्या समझा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आपने समीकरण देखा, ये रिएक्शन देखा आपने, रिएक्शन को हमने क्या लिखा, ये से इस तरीके से रस समीकरणमिति गुणांक को जो हमने ऐसे लिख दिया, या ऐसे भी हो सकता है आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को ए बी के फॉर्म में, यानी रस समीकरणमिति गुणांक को हम क्या करते हैं यहाँ पावर में लगा देते हैं। उसके बाद या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी चूँकि अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स और ये वाई लिख सकते हैं, और इन टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सम कर देंगे तो एन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक लिखा वेग इक्वल टू क्या होता है, आर रिएक्टेंट पी तक जाता है, प्रोडक्ट तक जाता है, वेग प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, के कांस्टेंट लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब इसकी पावर एन, एन जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेग प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स यानी कंसंट्रेशन बी की पावर वाई, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करें, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, के रेट कांस्टेंट होगा, ए की पावर कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन बी की पावर वाई होगा, जिसको हम वेग व्यंजक कहते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसके डिफिनेशन लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि, आप यहाँ हेडिंग डालिएगा, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। डेफिनेशन लिखी हुई है वेग नियम या वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया गया है का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसको हम एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। वो इस तरीके से कह रहा है कि कोई आपका रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल या वेग इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर वेग इक्वल टू वेग प्रोपोर्शनल किसके, रिएक्टेंट के। अब ये रिएक्टेंट क्या होता है आपका, क्योंकि आपकी जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड होती है, रिएक्टेंट पर डिपेंड होती है, यानी अभिकारक पर डिपेंड होती है। तो आर की पावर एन पर हम इसको लिख सकते हैं, आर की पावर एन पर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेग इक्वल टू के आर की पावर एन, और जहाँ पर के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। और एन जो होता है, एन इक्वल टू अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। चूँकि अभी आपने पहले निकाला था, क्या निकाला था, ए प्लस बी सी प्लस डी, ये आपका रस समीकरणमिति गुणांक है, ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, यानी रिएक्टेंट आपका क्या है, डिपेंड जो करता है ए की पावर बी, ए बी कंसंट्रेशन की पावर बी, या फिर इसको आप प्रायोगिक तौर पे जो निकाला गया वो ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन बी की पावर वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा गया, एन लिखा गया। एन जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। वही हमने क्या लिखा, वेग नियम या वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों जिन्हें प्रायोगिक तौर पर, यानी लेबोरेटरी में इस चीज़ को क्या हो गया, प्रैक्टिकल करके तैयार किया गया के तौर पर निर्धारित किया गया का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब ये अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, एन इक्वल टू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, एन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, एन इक्वल टू 2 भी हो सकती है, एन इक्वल टू 3 भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक बार फिर से इसकी यूनिट अगर हमें निकालना पड़े तो हम इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, तो शुरू करते हैं हम। चूँकि हमारी एक रिएक्टेंट, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, उसके बाद जो है शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह फ्रैक्शन भी हो सकती है, इसकी जो होती है फ्रैक्शन भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और भिन्नात्मक जिसको हम कहते हैं, या फ्रैक्शन भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, इसके रिएक्शंस को, इसके रेट्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अगर हमने मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है और वो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से जो हमने पीछे किया हुआ है, क्या लिखा है,
वेग इक्वल टू लिखा या वेग प्रोपोर्शनल हमने लिखा माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी, ये हमने लिखा है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं इसको डेल्टा और डी, ये पी प्रोडक्ट और ये डी टी, इतना तो हम आप लिख सकते हैं ना। तो अगर आप इतना लिख सकते हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं वेग इक्वल टू के माइनस डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया की कोटि मान लीजिए हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके हम एक इक्वेशन को निकालते हैं। इसके इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, चूँकि हमें क्या लिख सकते हैं हम माइनस, इसको मान लीजिए क्या है, हमारा एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट वो पी में कन्वर्ट होता है। जब वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वेग इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन आर अपान, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, प्लस पी में हो सकता है, ये प्लस में होता है, कंसंट्रेशन पी अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं। जब हमने इतनी सारी चीज़ें लिख दी है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो वेग इक्वल टू, और भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इलाबरेट कर सकते हैं। वेग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और सूक्ष्म हम लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको हमने प्रोडक्ट के उसमें रेफरेंस में देखना है तो ये प्लस हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन पी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इतना तो हमने लिख दिया। अब क्या करना हमें है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम उसके बराबर कर सकते हैं, किसके, जो हमने ये वाला लिखा है। चलिए इसको इक्वल कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपान डी टी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, आपका क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम यानी दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं। एक तो आपका रिएक्टेंट वाला ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये भी रिएक्टेंट है। आपकी अभिक्रिया किस पर डिपेंड करती है, आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। दूसरी तरफ इसको हमने ऐसे भी लिखा, वेग को हमने ऐसे भी लिख लिया है, तो क्या लिख सकते हैं, आर की पावर एन लिख सकते हैं। अब जब आर की पावर एन लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, अब तो ईजी हो गया, यानी इन दोनों को हमने क्या किया है, इक्वल कर लिया है। अब जब इक्वल कर लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, माइनस ये डी आर अपना है, तो डी आर अपान डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। किसके बराबर है ये वेग के बराबर है। तो वेग के बराबर ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेग अपान आर की पावर एन लिख सकते हैं। ये आपका हो गया, आपका इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यूनिट निकालेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं, चूँकि आपने क्या निकाला यहाँ पर देखिए, एक बहुत सी सिंपल सा है, आर इज गिवन प्रोडक्ट पी देता है, वेग प्रोपोर्शनल आर की पावर एन, कंसंट्रेशन आर की यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वेग स्थिरांक आर की पावर एन, एन जो होता है नंबर ऑफ यानी अभिक्रिया की कोटि होती है, आर्डर ऑफ रिएक्शंस की यानी रिएक्शन की कोटि होती है। अब यहाँ हम क्या देख सकते हैं, हमने एक रिएक्टेंट लिया और उस रिएक्टेंट को हमने क्या किया, प्रोडक्ट पी में यानी कन्वर्ट हो गया वो। अब वेग कैसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, इसको आप छोड़िए, रिएक्शन यानी ये आपके अभिकारक पर ही डिपेंड करता है। तो अभिकारक आप क्या लीजिए, डेल्टा आर ले लीजिए अपॉन डी टी, यानी इसका मतलब ये है आपकी कंसंट्रेशन के समय के अनुसार कितनी सूक्ष्म रूप से परिवर्तन हो रहा है, या फिर उसी के रेफरेंस में प्रोडक्ट में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा होता है। ये रिएक्टेंट घट रहा होता है उसी वक्त, तो उसी वक्त प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। तो यह क्या हम लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं, इसके बराबर वेग तो है ना, ये इसके बराबर वेग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। और भी अगर सूक्ष्म में देखेंगे तो माइनस डी आर, चूँकि अब ये कम हो रहा है तो माइनस डी आर अपन डी टी, यहाँ प्रोडक्ट में रेफरेंस में देखेंगे तो डी पी अपन डी टी हो जाएगा। अब इसको हमने क्या लिखा है, इसके बराबर किसको, आर की पावर एन के बराबर हमने कर दिया। वो भी एक वेग है, ये भी एक वेग है, हमने दोनों को जब बराबर कर दिया तो हमने क्या लिखा, वेग के इक्वल टू यानी कांस्टेंट वेग स्थिरांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग अपान आर की पावर एन। यदि n बराबर 0 हो, यदि n बराबर 0 हो यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, निकाल लीजिए वेग।
क्या हो जाएगा, वेग बराबर आपका होता है सांद्रता अपॉन टाइम, या फिर इसको इंग्लिश में हम लिख दें, इसको इंग्लिश में ही लिख लीजिए, हिंदी दोनों में लिख लीजिएगा, जैसे भी आप चाहें वैसे लिख लीजिएगा। लिख सकते हैं इसको कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्या मतलब है, ये आपकी रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट की क्या है, कंसंट्रेशन टाइम के रेफरेंस में, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो घट रही होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेग अपान, यानी वेग को ही हमने लिखा है, यानी इसको हमने क्या लिखा है, ये लिखा है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखा है। दूसरा फिर वो कह रहा है कि आर की पावर एन, आर की पावर एन मतलब कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन की पावर एन लिखा है। ये एन के फॉर्म में अभी हमने लिखा है, किसके बराबर, के स्थिरांक के बराबर लिखा है। तो आइए इसको हिंदी में भी हम कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सांद्रता अपान समय अपान सांद्रता की पावर एन, या फिर अगर n बराबर 0 है तब क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो मोल पर लीटर यहाँ लिख देते हैं, सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर गुणे क्या है, यहाँ पर समय है, तो समय को हम क्या करते हैं, यहाँ से गुणा कर देते हैं, अपान यहाँ पर सांद्रता लिख देते हैं, सीधे सीधे सांद्रता ही लिख देते हैं। सांद्रता की पावर चूंकि क्या है, 0 है, और आप जानते हैं किसी की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, किसी भी डिजिट की, डिजिट मीन्स होता है अंक की पावर यानी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। कितनी बड़ी डिजिट हो, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, उसकी यूनिट कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, मोल अपान लीटर इंटू समय, समय हो गया, और अपान ये क्या हो जाएगा, ये बटे में इधर जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपान सांद्रता, और सांद्रता को हम क्या है, वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 की घात क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं। तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं, इसको मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ये देखिए इसकी यूनिट निकल के आई, 0 ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की जो यूनिट आई है वो यूनिट क्या आई है, लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये यूनिट आई है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको n बराबर 1 लेना है, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेना है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेना है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में जानना है, उसकी यूनिट को लिखना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को क्या करेंगे, क्या था फार्मूला आपका, फार्मूला आपने लिखा था वेग अपान क्या लिखा था, समय, और फिर आपने क्या लिखा था, सांद्रता, या फिर इसको ऐसे भी लिखा था, सॉरी, सांद्रता अपान समय अपान सांद्रता की पावर n, ये आपने लिखा था। और इसको पहले आपने क्या लिख लिया था, वेग अपान क्या लिखता है, r की पावर n, यानी r की पावर n, इसको ऐसे भी लिखा था, r की पावर n लिखा था। खैर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम सांद्रता को क्या ले सकते हैं, मोल, इसकी यूनिट बदल लीजिए आप, थोड़ा सा और भी आगे कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सांद्रता अपान समय अपान सांद्रता की पावर जो है वो कितनी है, 1 है, यानी यूनिट बराबर n बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सांद्रता
अपान समय, और अपान क्या सांद्रता समय, यानी इसकी घात 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सांद्रता को हम क्या कह सकते हैं, मोल पर लीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल पर लीटर कहते हैं। और समय चूँकि यहाँ पर दिया गया है तो समय हम लिख सकते हैं, अपान हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सांद्रता लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं मोल, क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं समय, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको सांद्रता ही लिख सकते हैं। देखिए मोल पर चूँकि यूनिट इसकी यहाँ पर 1 है तो इसको बहुत ईजिली मोड में हम लिख सकते हैं। इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसको हम यहीं पर कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सांद्रता अपान समय, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1 अपान सांद्रता हो जाएगी। तो ये सांद्रता कट गया, बचा 1 अपान समय या 1 अपान टी, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान सेकेंड, इसको या लिख सकते हैं सेकेंड इन्वर्स। क्या यूनिट आई इसकी, सेकेंड इन्वर्स यूनिट आई। बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, सांद्रता वेग अपान आर कंसंट्रेशन की पावर n, n इक्वल टू क्या है, 1 है, हमने क्या रख लिया यहाँ पर, n इक्वल टू 1 रख लिया है। और इसको सांद्रता बटे समय बराबर क्या है, बटे क्या है, सांद्रता की पावर 1, सांद्रता बटे समय, यानी 1 पावर जब यहाँ लिखा तो हमने क्या किया, सांद्रता को वहाँ ले गए, यहाँ बटे 1 हो जाएगा, और इसके 1 ऊपर जाएगा, सांद्रता नीचे आ जाएगी, उसके बाद ये कट जाएगा। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स बहुत ईजिली कर लेंगे इस कैलकुलेशन को। अब इसके बाद हम चलते हैं n बराबर 2, n बराबर 2 लेते हैं, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि है, इसको हम लिखते हैं द्वितीय अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि को लेते हैं। जब हम द्वितीय अभिक्रिया की कोटि को लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली हम यहाँ से इसी फार्मूले से उठाते हैं, यानी वेग अपान r की पावर n, तो n की पावर क्या है, 2 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं वेग और r की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी क्या होती, एक तरीके की कंसंट्रेशन होती है। तो हम लिख सकते हैं सांद्रता अपान समय, समय अपान सांद्रता की पावर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सांद्रता अपान समय, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सांद्रता इंटू सांद्रता, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक सांद्रता तो ऐसे कट जाएगी, काट दिया आपने, क्या लिखा आपने, 1 अपान समय, और ये क्या हो जाएगी, सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू मोल पर लीटर, क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो इसको और भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 अपान समय को आप टाइम भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटू मोल, ये उधर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू लीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स और समय समय इनवर्स, या फिर इसको अगर हम डिजिट फॉर्म में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट 0 ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट को हमने कैलकुलेट किया, सेकंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट को भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अक्सर ये 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि इन सारे चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा किए जाते हैं और कराए जाते हैं, और आता भी है 3 चैप्टर से, यानी फिजिकल केमिस्ट्री से ही न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे जाते हैं। 99% न्यूमेरिकल जो आता है केमिस्ट्री में वो फिजिकल सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाते हैं। देन हो सकता है मे बी, और जो डी ब्लॉक है उसमें से सारी डिफिनीशंस पूछी जाती हैं, उसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो पूछी जाती हैं। ऑर्गेनिक जो बड़ा वास्ट होता है उसमें नेम रिएक्शंस हैं और भी तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। पर अगर फिज़िकल को देखा जाए तो यहाँ पर यूनिट उसके साथ साथ उसके फिज़िकल्स पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन बहुत बड़ा वास्ट है, वो बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, इसको आप थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप करिएगा, समझिएगा, पास करिएगा, पास करके देखिएगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखिए। ये आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस्ड पे और भी सारी रिएक्शंस, सभी डेरिवेशंस हैं। सो इसकी क्या ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।